हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की जो हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है कैसा पूछा जाता है। इस बार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर कौन करा रहा है, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इस बार पेपर करा रही है। इस वीडियो में हम पूरे 100 प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि 50 आउट ऑफ 50 कैसे अचीव करें। ये प्रैक्टिस सेट पहला रहेगा। यदि आप वीडियो में नए हैं और चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारा टारगेट रहेगा कि इस प्रश्न श्रृंखला से एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को। उसके बाद प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा कि किस बार इसने पिछली बार कैसा प्रश्न पूछा था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने। तो सबसे पहले प्रश्न जो हमारा वो हो जाता है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, लौकिक से या वैदिक से या मागधी से या सौरसेनी से। तो जो सबसे पहले हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो याद रखना किससे हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से है। दूसरा है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। तो भारत की प्रथम देश भाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी है, पाली। संस्कृत नहीं है, प्राकृत नहीं है, ठीक है। तो कौन सी है हमारी, पाली। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, पाली। उसके बाद है दूसरा कि तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा से अपभ्रंश, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आप जानते हैं संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, इस प्रकार से सीक्वेंस है। तो संस्कृत जो है किसके बाद आई है, तो पाली। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या हो जाता है, पाली। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो आप जानते हैं कि जो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से होता है। किससे होता है, व्याकरण से होता है। अगला है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप, आप जानते हैं जो स्वर होते हैं उनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला कि हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो कौन सी हैं, व्यंजन। व्यंजन आप जानते हैं कि स्वर की सहायता से बोली या लिखी जाती है। उसके बाद है का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है। तो जो खा है जिसके सामने आप देख रहे हैं बिंदी लगा हुआ, ये कौन सा है, तो इसको जो है ये लिया गया है उर्दू से। कहाँ से लिया गया है, उर्दू से। इसके बाद है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, आकारांत। जब भी आपको खाली अक्षर आ मिले तो उसे आकारांत मान लीजिए। बड़ा आ मिलता है तो उसे आकारांत, छोटी ई मिलता है तो इकारांत, और बड़ी ई मिलता है तो ईकारांत, ठीक है। अब आगे है निम्नलिखित प्रश्नों में वैकल्पिक वर्तनी की दी गई है और सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी इसमें आपको चुनना है कि अनुच्छेद, अनुच्छेदक, अनुच्छेद। तो कौन सा सही हो जाता है, सी नंबर। अनुच्छेद बिल्कुल सी नंबर सही लिखा गया। 10वें में पूंजीवाद बिल्कुल सही लिखा गया है। और उसके बाद 11वें में सीन अंतर्निहित बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है, अंतर्निहित। षड्यंत्र आप देखेंगे तो परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है, षड्यंत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। क्योंकि हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 प्रश्न की श्रृंखला है और आपको जल्दी जल्दी करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से शुद्ध अशुद्ध हैं, कौन से शुद्ध। तो पूंजीवाद इस प्रकार से लिखा जाता है, अंतर्निहित कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है कि आपको संधि पहचानना है कि कौन सी संधि किसमें है। आगे है कि कविस्वर, कविस्वर में कवि ई प्लस ई, बड़ी ई हो जाता है, इसलिए कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि हो जाता है कविस्वर में। संसार, संसार में सम प्लस सार, संसार में क्या होता है, सम, चूंकि सम होता है प्लस सार तो क्या हो जाएगा, संसार। तो क्या उसमें व्यंजन का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। उसके बाद तन्मय, तत् प्लस मय, यहाँ पे भी व्यंजन संधि हो जाएगा तन्मय में। आगे चलते हैं। इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, जहाँ भी य से पहले आधा अक्षर कोई भी लगा हो वहाँ पे यण स्वर संधि होती है। अगला है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होता है, पुनः प्लस जन्म। क्या होता है, पुनः प्लस जन्म। उसके बाद है पितृण, पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पितृ प्लस ऋण। इसका सही जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, पितृ प्लस ऋण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इत्यादि, इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर 21 नंबर में युधिष्ठिर का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, युधि प्लस स्थिर होता है, युधि प्लस स्थिर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जगदीश, जगत प्लस ईश, क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश। कनकटा, कनकटा में की कौन सी संधि है, कान प्लस कटा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कान प्लस कटा। इसी प्रकार से रामायण, राम का संधि विच्छेद रामायण का क्या हो जाएगा, राम प्लस अयन। क्या हो जाएगा, राम प्लस अयन। इसके बाद है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए
उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास छाटिए। दशानन, दशानन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बहुब्रीहि समास के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बहुब्रीहि समास के लिए दशानन प्रयोग किया जाता है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। प्रतिमान, आप जानते हैं जब कि अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर ये शब्द पहले आ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? अव्ययी भाव समास। वीर पुरुष, वीर पुरुष में क्या है? तत्पुरुष समास। आगे है कि नीचे लिखे गए प्रत्येक वर्ग के लिए विकल्पों में तत्सम का शब्द का सही चयन कीजिए। चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद, तो तत्सम कौन सा हो जाता है? चंद्रमा। 30 में है छेद, डंडा, विवाह, सिंह, तो विवाह इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, चूंकि ये एक तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं 31 नंबर पे क्या है कि हंसी, कपूर, ओज, आम, तो ओज बिल्कुल ये क्या है? तत्सम शब्द है। इसी प्रकार यहाँ 32 में निर्मम, और उसके बाद 33 में क्या हो जाता है? सुमन, सुमन इज द राइट आंसर, सुमन 33 नंबर में ए सही है। आगे है कि नीचे लिखे गए प्रत्येक वर्ग में विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। यहाँ पे तद्भव बनाना है। कान, नासिका, परीक्षण, कटक, तो क्या होगा? कान, कान जो है इसका कर्ण होता है। उसके बाद पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, यहाँ पे पीड़ा जो है ये तद्भव शब्द है। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, अंधेरा क्या है? तद्भव शब्द है। बालिका, बेत, आज्ञा, सिद्ध, यहाँ पे बेत, बेत जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, तमंचा क्या है? यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कि परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परंपरा के एक निश्चित अर्थ, मतलब अगर जैसे दशानन लिख दिया गया तो वो स्पेशल नाम को डिनोट करता है, और ये किसके अंतर्गत आता है? योग रूढ़ के अंतर्गत, तो 39 नंबर पे इज द राइट आंसर। अब आगे है निम्नलिखित प्रत्येक चार में बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, मतलब जो सबसे अलग है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, आदि, आप जानते हैं शारीरिक, दैहिक, मानसिक ये आदमी से संबंधित है, जबकि आदि ये बिल्कुल अलग है। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, तो ये सब जो हैं घर में होते हैं, जबकि घर सबसे अलग है। तो 41 में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42 में सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, आप जानते हैं सिर ऊपर होता है, शीश भी ऊपर होता है, शीर्ष ऊपर ही होता है, तो मस्तक इज द राइट आंसर, सी नंबर यहाँ पे सही हो जाता है। निगाह, दृष्टि, नेत्र, नज़र, तो यहाँ पे नेत्र जो है सबसे अलग हो जाता है। अगला है कि समस्या, जटिलता, कठिनाई और खेद, चूँकि समस्या एक ही तरह का, जटिलता, कठिनाई एक से संबंधित है, खेद बिल्कुल अलग है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? नरक, ब्रह्मण, यमलोक या धव, धव इसका सही आंसर हो जाता है। कुबेर का पर्यायवाची क्या है? कुबेर का पर्यायवाची क्या है? आपको यहाँ पे बताना है कि कुबेर का पर्यायवाची क्या है। किन्नरेश, कोविद, धनाधिप, राजराज, तो कुबेर का जो पर्यायवाची होता था धनाधिप। रात्रि का पर्यायवाची क्या है? क्षमा, तमीचर, अमा, विभावरी, तो क्या हो जाता है? विभावरी, विभावरी इज द राइट आंसर। भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। इसी प्रकार विद्युत, विद्युत का पर्यायवाची गर्जन, दामिनी, चमक, पयोत, तो दामिनी इज द राइट आंसर, दामिनी क्या है? सही आंसर हो जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में विलोम छांटना है। विलोम, सामंजस्य, सामंजस्य का विलोम क्या होता है? विवाद। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम निस्तेज। पराक्रम, पराक्रम का क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, भीरुता। हर्ष, हर्ष का क्या होता है? विषाद, हर्ष का क्या होगा? विषाद। उसके बाद है क्रोध, क्रोध का क्या होता है? कृपा। उत्तेजित, शांत। रंग का क्या हो जाता है? बलवान, धनवान, किसान, मजदूर, तो रंग का जो है विलोम क्या हो जाता है? धनवान, क्या हो जाता है? धनवान। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों के लिए विकल्पों में उचित पद छांटिए। वो बालक जिसे गोद लिया गया, वो बालक जिसे गोद लिया गया हो क्या कहलाता है?
दत्तक क्या कहलाता है? दत्तक। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे दुराध्य कहते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुराध्य। आगे चलते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित करना। प्रायश्चित। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य होता है। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। जो धन को व्यर्थ व्यय करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। उसके बाद जो काम ना करना चाहे उसे आकर्मण्य कहते हैं। जो काम करना ना चाहे उसे आकर्मण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्मण्य कहते हैं। उसके बाद है कि जिसे ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। अब आगे है कि निम्नलिखित प्रत्येक विषय के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में उस प्रकार को चिन्हित कीजिए। जैसे है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? आप जानते हैं जहाँ किंतु, परंतु, लेकिन ये सब शब्द आ जाते हैं, जोड़ने वाले शब्द आ जाते हैं, वहाँ क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। इसके बाद है जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। जिधर धुआं दिखाई पड़ा उधर सब लोग दौड़ पड़े, ये किस प्रकार का वाक्य हो जाता है? मिश्र वाक्य। उसके बाद है मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, ये भी एक मिश्र वाक्य है क्योंकि दूसरे पर आश्रित है। व्यवहार में बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके पिताजी, तो ये भी पहले वाक्य से संबंधित है, ये भी क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य। सत्संग करो सदाचारी बनो, ये विधिवाचक वाक्य है। क्या है? विधिवाचक वाक्य है। उसके बाद है कि प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। प्रथम आने को कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जा सकती, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाच्य। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में 4-4 विकल्प दिए गए हैं। शुद्ध को छांटना है, वो दंड देने योग्य है, वो दंड के योग्य है, वो दंड लेने योग्य है, वो दंड पाने योग्य है। तो वो दंड के योग्य है, तो बिल्कुल ये सही है, वो दंड के योग्य है। आगे है कि भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जाति है। भारत में अनेक जाति है। तो यहाँ पे भारत में अनेक जातियां हैं, बिल्कुल सही है, जो कि अनेक बहुवचन है, जातियां भी बहुवचन, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे कि फल बच्चे को काट कर खिलाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो यहाँ पे पहला है कि फल बच्चे को काट कर फल नहीं खिलाया जाता, बच्चे को काट कर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी है कि बच्चे को फल काट कर, हाँ ये बिल्कुल सही है कि क्या काट कर? फल काट कर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि उसे उत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो आशंका होती है, अनुत्तीर्ण होने की आशंका। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 74 है कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आएँ, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। तो यहाँ पे तो डी और सी तो वैसे गलत हो जाता है। कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ जो है पढ़कर कल, जो कि पाठ पढ़कर जो है कल आइए, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता है बी। अगला कि मुहावरे या लोकोक्ति के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का मतलब है कि देने से साफ इनकार कर देना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो यहाँ पे जो होगा भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। आगे है कि आँख लगना, आँख लगना मतलब नींद आना, नींद आना। औंधी खोपड़ी मूर्ख होना, औंधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है? मूर्ख होना। उसके बाद है कान का कच्चा होना, कान का कच्चा मतलब शीघ्र विश्वास कर लेना, किसी भी बात पर शीघ्र विश्वास कर लेना। आगे चलते हैं। आगे 79 के बाद 89, आगे चलते हैं यहाँ से 80। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना का मतलब है अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना।
अगला है कि ढाक के वही तीन पात होना। ढाक के वही तीन पात होना मतलब सदा एक सा होना। ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात का मतलब होता है सदा एक सा होना। आगे चलते हैं। आगे है 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो 99 के फेर में पड़ना का मतलब होता है धन कमाने में लगे रहना, धन कमाने में लगे रहना। इसके बाद है हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हुए। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए। तो बिना मेहनत फल मिलना, बिना मेहनत फल मिलना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे है कि किसे रसराज कहा जाता है। रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगले गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोग हित में लग जाता। तो यहाँ पे जो है आप गिनेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में जो है 24-24 मात्राएं आपको मिलेगी। कितनी मिलेगी? 24-24। तो यहाँ पे 24-24 किस में होता है? रोला में। रोला इज़ द राइट आंसर। आगे कि सिर गुरचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। ये क्या है? पढ़ने से ही एहसास होता है ये क्या है? दोहा। अब इसके बाद 89 से 91 तक क्या है कि अलंकार आपको बताना है। क्या बताना है? अलंकार। तो चलिए चलते हैं 89 पे। यहाँ पे आपको बताना है अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। उसके बाद फूले कास सकल मह छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जहाँ जनु शब्द आ जाए वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरो गी। तो यहाँ पे यमक अलंकार है, चूँकि अधरान के डबल अर्थ हैं। कौन सा है? यमक अलंकार। उसके बाद है कि रचना के रचयिता के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको पहचानना है। गबन, गबन ये किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। गबन गोदान ये सब किसकी हो जाती है? मुंशी प्रेमचंद की। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। उसके बाद है यामा, यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। गीतांजलि के रचयिता, गीतांजलि किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी जाती है? तो मैथिली शरण गुप्त को दी जाती है। किसे दी जाती है? मैथिली शरण गुप्त को दी जाती है। उसके बाद है कि बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भाव की बाड़ी किस कृति में दी? तो वह प्रणय पत्रिका में दी थी। किस में दी थी? प्रणय पत्रिका में। नीचे दिए गए उद्धरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी परम मुहूर्त तिन्ह देखी तैसी। ये किसने लिखा? किसकी लाइन है? तो तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की। उसके बाद अगला है और लास्ट है विद्यापति, कोकिल विद्यापति पदावली की कौन सी भाषा में रचित है? तो किस भाषा में है? मैथिली। पदावली किस भाषा में है? मैथिली। तो ये थे पूरे 100 प्रश्न, तो आप इनको करके जाना। ठीक है, धन्यवाद।